हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। ये क्या बकवास है, जैसे ज़मीन से चिपक गए हों वो सभी योद्धा हक्का बक्का खड़े थे। जो सुन रहे थे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बस एक और धक्का और वो इस अजेय राक्षस को गिरा सकते थे। लेकिन अब उन्हें कहा जा रहा था कि रुक जाओ। यहाँ तक कि इनविंसिबल सोर्ड और उसके सोर्ड किंग्स भी स्तब्ध थे। आखिर ये चल क्या रहा है? चारों क्षेत्रों के नेता अब किस चाल में लगे हैं? शूं सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी हवा से उतरा। वह उसी लहर का नेतृत्व कर रहा था और इनविंसिबल सोर्ड के सामने झुकते हुए बोला, सर बेली और सोर्ड किंग्स, कृपया मेरे साथ आइए। आपके लोग आपको लेने आए हैं। हमारे लोग? छहों ने एक दूसरे को विस्मय में देखा। लेकिन जब मौत सामने हो और कोई तुम्हें अपने साथ चलने को कहे तो उससे ज़्यादा बुरा क्या कर सकता है? उन्होंने न उस अजीब बुलावे पर शक किया, न किसी जाल की आशंका जताई। खून थूकते बेली यूटियन ने कुछ सोर्ड किंग्स का सहारा लिया और सब लड़खड़ाते हुए चल पड़े। क्यों? आखिर क्यों इन्हें जाने देना? एक दर्द से भरी चीख ने आसमान फाड़ दिया। धूसर वस्त्रों में एक योद्धा क्रोध से पागल हो गया और बायली यूटियन की ओर घूंसा तानते हुए लपका, मेरे भाई इन्हीं के हाथों मरे हैं। हमने इतना लहू बहाया, इतनी कुर्बानियां दी। अब जब इन्हें खत्म करने का समय आया है तो तुम लोग हमें रोक रहे हो? मैं अपने भाइयों का बदला लूंगा। मर जा इनविंसिबल सोर्ड। बूम। लेकिन वो मुश्किल से कुछ कदम ही बढ़ा था कि एक जबरदस्त ऊर्जा तरंग चमकी और उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। सफ़ेद वस्त्रों वाला वृद्ध अपनी 2 उंगलियां वापस खींचते हुए बोला, क्या मैंने स्पष्ट नहीं कहा था? चारों क्षेत्रों के नेताओं ने आदेश दिया है कि इनविंसिबल सोर्ड को जाने दिया जाए। कोई भी इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। सभी सिपाही कांप उठे, क्रोध और घृणा में सिर झुक गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन ऊंचे पदों वाले लोगों का दिमाग फिर गया है क्या? जब जीत उनके हाथ में थी तब ये सब क्यों रोक दिया गया? क्या जो करोड़ों जानें गईं और सब बेकार चली गईं? कार्टा। लेकिन वो कुछ न कर सके, बिल्कुल जैसे कीड़े जिन्हें अपनी किस्मत पर कोई वश नहीं। बैली यूटियन धीरे धीरे चलते हुए उस वृद्ध के पीछे चला, जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक घनी झाड़ी के पास पहुंचे। वहां पहले से इंतजार कर रहे थे लिंग युनतियन, उसका दल और एक परिचित चेहरा, बाइली जिंगवे। जिंगवे, ये सब क्या चल रहा है? मुझे समझाओ। बेली यूटियन की हालत खराब थी, पर उसकी शख्सियत अब भी एक राजा जैसी थी। बेली जिंगवे ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, पेट्रियार्क, हमने सुलह कर ली है। ओह, समझ गया। बेली यूटियन ने पीछे उड़ती उस नीली रोशनी को देखा। ये जो मंडल दिख रहा है, क्या ये टेलीपोर्टेशन अर्रे है? छोटा और गुप्त है। लगता है एक बार में 2-4 लोग ही जा सकते हैं। ये तुम्हारा काम है? हाँ पेट्रियार्क, एहतियात के तौर पर मैंने इसे उत्तर भूमि में आने के बाद बनाया था। अच्छा किया, चलो चलते हैं। बेली यूटियन सीधे उस पोर्टल की ओर बढ़ गया, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही नहीं। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले। लिंग युनटियन मुस्कुराया और आगे आया, सर, दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में कोई संघर्ष न हो। लेकिन बैली यूटियन ने उसकी ओर देखा तक नहीं और उसी शाही ठाठ से पोर्टल में समा गया। लिंग युनतियन के चेहरे की मांसपेशियां फड़क गईं। ऐसे डरपोक बूढ़े से पेट्रियार्क बात तक नहीं करेगा जिसने खुद मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं दिखाई। बैली यूयू ताना मारते हुए चली गई। बाकी सोर्ड किंग्स ने भी हिकारत भरी नज़रों से लिंग युनतियन को देखा और पोर्टल में चले गए, जिनमें राजकुमार बेली जिंगतियन भी शामिल था। बेली जिंगवे ने विनम्रता से झुककर कहा, सेक्ट लीडर लिंग, पेट्रियार्क और सोर्ड किंग्स बस ऐसे ही हैं। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अभी ठीक है प्राइम मिनिस्टर, मैं बस आशा करता हूँ। बिल्कुल, अगली सदी तक पूरी शांति रहेगी। हाँ हाँ हाँ, अलविदा। बैली जिंगवे ने मुस्कुराते हुए आखिरी कदम बढ़ाया।
लेकिन जैसे ही वो पोर्टल में समाया, उसका सजावटी मुखौटा भी गिर पड़ा और पीछे रह गया सिर्फ खालिस घृणा और तिरस्कार। हूँ चम। अब वहां सिर्फ लिंग युनतियन और उसके लोग बचे थे। उसका चेहरा बोझिल था, जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। बुशिंग्युन ने माहौल हल्का करने की कोशिश में चापलूसी की। इनविंसिबल स्वॉर्ड का घमंड जगजाहिर है। सेक्ट लीडर लिंग, चारों क्षेत्रों की रक्षा करते हुए इतना अपमान सहना यकीनन कठिन रहा होगा। पूरे क्षेत्र की तलाशी लो। लिंग युनतियन दहाड़ा। बाइली जिंगवे सीधी लड़ाई के मोर्चे से हमारे उत्तर क्षेत्र के दिल तक कैसे पहुंचा? ये छुपा हुआ पोर्टल यहाँ कैसे बना? वो हमारे सी ब्राइट सेक्ट में ऐसे कैसे घुस गया जैसे कोई रोक ही नहीं? जुओफान सही था। उत्तर भूमि में कोई गद्दार है, और वो कोई साधारण नहीं, बहुत ऊंचे दर्जे का है। ये पोर्टल उसी की करतूत है। बुशिंग्युन गंभीरता से सिर हिलाता है। जी, इसकी तह तक जाना जरूरी है। सेक्ट लीडर, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं गद्दार का चेहरा सामने लाकर रहूंगा। लिंग युनटियन ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली। आखिर कौन है ये गद्दार? दूसरी तरफ बेली यूटियन और उसका दल पोर्टल से होकर कैंप में आ चुका था। बेली जिंगवे सबसे पीछे था। इनविंसिबल सोर्ड और पांचों सोर्ड किंग्स के लिए वो दृश्य एक सुकून भरी वापसी था। इतने समय बाद, इतनी मौतें देखने के बाद, अब वो अपने इलाके में थे, अपनी जमीन पर, और जिंदा। कितनी अजीब बात है। इतिहास बदल गया था और उसे बदलने वालों के चेहरे पर बस थकान और ठंडी मुस्कानें थीं। प्राइम मिनिस्टर जिंगवे, शुक्रिया। राजकुमार बैली जिंगतियन ने दिल से कहा। हम आज जिंदा हैं तो वो आपकी समय पर दखलंदाजी की वजह से है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, आपने उन्हें इतनी आसानी से युद्ध विराम मानने के लिए कैसे मना लिया? बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। बैली जिंगवे ने सिर झटका और एक जेट स्लिप बाहर निकाला। राजधानी से रिपोर्ट आई है। सोर्ड स्टार एम्पायर की 1000 से ज्यादा शहरियां अब गिर चुकी हैं। पेट्रियार्क की चोटों की खबर फैलते ही चारों क्षेत्र के लोग पागल हो उठे। हम हर तरफ से घिरे हुए हैं और अब इस युद्ध को आगे लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं बची। इसलिए शांति की शर्त हमें मंजूर थी। ये हाल कैसे हो गया? यहाँ तक कि साम्राज्य का मूल तक। हर ओर से दुख और अविश्वास की चीखें उठीं। बैली जिंगवे ने भारी मन से सिर हिलाया। हाँ, जुओफान ने हमें सबसे बुरी स्थिति में ला दिया। शायद हमें दशकों लगेंगे इस घाव को भरने में। फिर वही आदमी, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो हमारी नींव तक हिला गई? ही बेली जिंगतियान और बाकी सोर्ड किंग्स का चेहरा स्याह पड़ गया। बेली जिंगवे ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये मेरी ही नाकामी है पेट्रियार्क। रणनीति में उसने मुझे पूरी तरह मात दे दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसे चारों क्षेत्रों की सेना का ग्रैंड मार्शल नियुक्त किया गया था। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक एक बात बतानी शुरू की, जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे जुओफान ने हर चाल में उन्हें पछाड़ा। पर सुनने वाले तो जैसे सुनकर भी समझ नहीं पा रहे थे। जुओफान को तो वो सिर्फ किसी रहस्यमय संगठन का शिष्य मानते थे, पर अब पता चला कि वो ही तो असली सूत्रधार था, जिसके इशारों पर पूरी पांचों भूमि नाच रही थी। उसने पेट्रियार्क को मात दी, प्राइम मिनिस्टर को पीछे छोड़ दिया। आखिर कौन था वो शख्स? इंसान या किसी देवता का अवतार? असल में वो बूढ़े सिर्फ इसलिए माने क्योंकि वो लड़का अब मौजूद नहीं है, वरना शायद मेरी भी नहीं सुनते। मेरे जीवन में उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर एक भय का हल्का रंग अब भी ठहरा था। बाइली यूयुन ने गहरी सांस लेकर कहा, प्राइम मिनिस्टर, अब आप निश्चिंत रहिए। वो अब आपके लिए खतरा नहीं है। क्या? बेली जिंगवे चौंक गया। उसकी लाश एक समुद्री दैत्य खा गया। जिंदगी में चाहे जितना महान हो, मरने के बाद वो सिर्फ एक और गलायब नाम है। हाँ हाँ हाँ। अब की बार बेली यूयुन ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे जुओफान अंत में मारा गया। बेली जिंगवे उसे खाली नजरों से सुनता रहा, जैसे अभी तक यकीन न हो रहा हो। उसकी निगाह फिर बेली जिंगतियन की कटी हुई बाह पर पड़ी और वो फूट पड़ा। शाप है उस आदमी पर।
ये शख्स तो मानो हमारी नस्ल के लिए अभिशाप था। चाहे जवान हो या बूढ़ा, योद्धा हो या विद्वान, हर बैली को उसने मिट्टी चटवाई और अंत में एक रहस्यमयी समुद्री राक्षस के हाथों मारा गया। फिर हमारा प्रतिशोध कहाँ गया? जिस एक प्रतिद्वंद्वी को हम योग्य मानते थे वो ऐसे ही चला गया। अब किससे लड़ें? लिंग युतियन जैसे बेवकूफ़ों से, वो हमारे लायक ही नहीं। बाइली युतियन की भौहें सिकुड़ गईं, चेहरा गुस्से से विकृत हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और फिर एक झटका, मुंह से लहू उगलते हुए उसकी आंखें उलट गईं और वो वहीं गिर पड़ा बेहोश। पर उसके होंठ अब भी बुदबुदा रहे थे, जुओफान, तेरी जान मेरी है। बूम! प्राइम मिनिस्टर का आदेश है, पीछे हटो। मौत से भी तेज चिल्लाहटें युद्ध भूमि में गूंज उठीं। दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे को लहूलुहान करने में लगी थीं और चारों सोर्ड किंग्स अपने प्राणघातक वारों से रक्तपात मचा रहे थे। इनके बीच कुछ सैनिक बैली जिंगवे का ताजा आदेश लेकर रणभूमि में दौड़ रहे थे। शांगवान फेयुन एक बार करने ही वाला था कि ठिठक गया। हम तो जीत के बिल्कुल कगार पर हैं और अब पीछे हट रहे हैं। बैली जिंगवे के दिमाग में क्या चल रहा है? जिथर सोर्ड किंग की कोमल संगीत धारा थम गई। शायद हम युद्ध हार चुके हैं। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन निश्चित थी। फेयुन ने गुस्से में दहाड़ा, हम हारे कहाँ हैं? सब कुछ तो हमारे हक में है। हम तो उत्तर की सीमाओं को रौंदने ही वाले थे और बैली जिंगवे ने मुझे पूर्वी भूमि पर हमला करने का भी वादा किया था। अब जब दुश्मन गिरने वाला है तो पीछे हटना ये स्वीकार नहीं। दांकिंगशन हल्के से हंसा। तो फिर अकेले जाओ लड़ने फेयुन। ये चारों क्षेत्रों का युद्ध था और प्राइम मिनिस्टर ने युद्ध विराम का आदेश दे दिया। हम तो अब नहीं लड़ेंगे। हा हा हा। वाइनसॉर्ड इमॉर्टल भी पीछे से मुस्कुराया। है सीज फायर तो बेस्ट है। अब किसी को मारना नहीं पड़ेगा और पुराने दोस्तों की नाराज़गी से भी बचेंगे। जिथर सोर्ड किंग ने अपने जीथर को समेटा और चुपचाप चल पड़ा। शंगवान फेयुन अकेला रह गया, गुस्से से अपनी आस्तीन झटकता हुआ। बैली जिंगवे का आदेश युद्ध भूमि में फैल गया और लड़ाई थम गई। सॉर्ड स्टार एम्पायर की सेनाएं पीछे हटने लगीं और रणभूमि, जो अभी तक तलवारों और चीखों से थर्रा रही थी, अब एक कब्र जैसी खामोशी में डूब गई। उत्तर भूमि की तरफ 200 रक्षात्मक जन ध्वस्त हो चुके थे। आधी से ज़्यादा सेना मिट चुकी थी। आखिरी बैरियर भी टूटने ही वाला था। अगर दुश्मन एक बार और धावा बोल देता तो सभी वीर कट जाते। मार्शल लुओ युनहाई पसीने से तर बुरी तरह थका हुआ। उसकी आंखों में 4 सोर्ड किंग्स की शक्ति का अक्स था। पहले 6 दिन तक वो सिर्फ अपने तगड़े किलेबंदी से टिके रहे, लेकिन जैसे ही चारों सोर्ड किंग्स उतरे, जैसे आसमान ही उनके सिर पर गिर पड़ा हो, उसने दांत भींच कर चिल्लाया, एक दिन और टिके रहो, हर एक सैनिक डटा रहे, हमें अपने साथियों को वक्त देना है, ग्रैंड मार्शल की योजना नहीं टूटनी चाहिए। बूम! एक और विस्फोट ने उसकी आवाज़ को निगल लिया। सैनिकों की रूहें कांप उठीं। उसकी पुकारें अब शायद ही कोई सुन रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने सिर झटक दिया। अब कोई रणनीति काम नहीं आ रही थी। युद्ध का सच तो सिर्फ यही था, ताकत ही अंतिम भाषा है। हुश! फिर अचानक विस्फोट रुक गए। लुओ युनहाई चौंका। तोबा तेशन भागता हुआ आया, चेहरे पर आशा की चमक। मार्शल लुओ, शुभ समाचार, दुश्मन पीछे हट रहा है। सोर्ड स्टार एम्पायर की सेना लौट रही है। हम ये नरसंहार झेल गए। हा हा हा। वो जा रहे हैं? लुओ युनहाई एकदम सन्न रह गया। वो पलटा और अपने प्रमुख व्यवस्थापक से पूछा, स्टीवर्ट जुगे, ये अचानक पीछे हटना, ये क्या चाल है? जुगे चांगफंग गहरी सोच में था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया, जेड स्लिप लिए झुक गया। क्लैन हेड, सर लेंग ने संदेश भेजा है। लुओ युनहाई ने उसे झपट कर पढ़ा और गुस्से में स्लिप जमीन पर फेंक दी। हरामखोर बूढ़े! क्या हुआ क्लैन हेड? जुगे चांगफंग ने हड़बड़ाकर पूछा। सर लेंग कहता है, जैसे ही इनविंसिबल स्वॉर्ड मरने वाला था, उन बूढ़ों ने पीछे हटने का आदेश दे दिया। क्या? जुगे चांगफेंग ने झट पूछा। और स्टीवर्ट जुओ, उनका क्या हुआ? लो युनहाई की सांस भारी हुई, चेहरा आक्रोश में टेढ़ा हो गया। भाई जुओ उस समुद्री दैत्य के पीछे गया।
और गायब हो गया। ये निर्णय उन बुजुर्गों ने खुद लिया है। तो असली वजह ये थी। जूगे चांगफेंग ने युद्ध भूमि की ओर देखा, जहां रक्त, राख और चुप्पी छाई थी। उसकी आंखें चमकीं और वो बोला, लगता है दोनों पक्षों में कोई गुप्त समझौता हो चुका है। युद्ध समाप्त है। कैसी शांति! लुओ युनहाई की आवाज़ कांप उठी, आंखें खून से लाल। हमने आधे से ज़्यादा सैनिक खो दिए, अब सिर्फ 40 मिलियन बचे हैं। सरलेंग कहता है, इनविंसिबल सोर्ड को थकाने में हमने करीब 60 मिलियन लोग कुर्बान कर दिए, यानी 100 मिलियन, 3 क्षेत्रों के बराबर। और अब ये बूढ़े पीछे हट गए। अगली बार हम कैसे लड़ेंगे? इतनी भारी कीमत चुकाई है हमने, क्या सब व्यर्थ था? तुओबा तिएशन भी इस खबर को पचा नहीं पाया। केवल जूगे चांगफेंग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्लैन हेड, सच्चाई कड़वी है। मैं एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ और जानता हूँ कि ताकतवर लोग किस बात की परवाह करते हैं। स्टुअर्ट जुओ के लापता होने का बहाना बनाकर बाइली जिंगवे ने उन बुजुर्गों की कमज़ोर नस को पकड़ लिया। और जब कोई सत्ता पर पकड़ बनाना चाहता है तो लड़ाई हो या शांति, सब बस मोहरे बन जाते हैं। चारों क्षेत्रों के नेता, चाहे जितने भी राइचस सेक्ट्स से हों, इमॉर्टल जैसे कहलाएं, असल में सत्ता की भूख में डूबे रहते हैं। वो डाओ के लिए सब कुछ छोड़ नहीं सकते। स्टुअर्ट जुओ कहा करते थे, इच्छाएं ही बंधन हैं। और इन्हीं इच्छाओं के चलते ये चारों क्षेत्र वर्षों से उस एक विद्वान बाइली जिंगवे से कांपते रहे, क्योंकि बाइली जिंगवे जानता है दूसरों की इच्छाओं से खेल कैसे खेला जाता है। और अगर इस खेल में उसे कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ स्टुअर्ट जुओ है। लुओ युनहाई की आंखें भीगने लगीं। स्टुअर्ट जूगे, मुझे भाई जुओ की बहुत याद आ रही है। वो अब चाहे लापता हो, लेकिन मैं और बहन उसे ढूंढकर रहेंगे, और जब मिलेगा तो उसे कभी जाने नहीं दूंगा। जूगे चांगफेंग हंस पड़ा। क्लैन हेड, भावुक होना ठीक है, लेकिन स्टुअर्ट जुओ को फिर से अपने उस पुराने रोते धोते रूप से मत मिलवाना। हाँ हाँ हाँ, छोड़ो ना, मजाक मत उड़ाओ, मत। लुओ युनहाई ने नाराज होकर जूगे चांगफेंग को घूरा। उत्तर समुद्र के गहरे अंधकार में, हेवन सीलिंग सी आओ के इलाके में, जुओफान अब भी बेहोश पड़ा था, बर्फीले सागर की सतह पर, कमज़ोर, टूटा और थका हुआ। चाओएर उसकी देखभाल कर रही थी, आंखों में चिंता की लकीरें। सी आओ खुद भी घायल था, लेकिन अपने जख्मों को भूल चुका था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था टूटा हुआ दिल किसी भी दर्द से कहीं ज़्यादा जानलेवा होता है। जोफान अब गहरे अंधकार में डूब चुका था। अब उसे जगाना बस उसी की मर्जी पर था। टप, पानी पर एक बूंद गिरी और लहरें फैल गईं। एक काली सूनी जगह में एक आदमी एक तालाब के किनारे खड़ा था, चेहरे पर टूटी बिखरी सी अभिव्यक्ति। चारों ओर सिर्फ खालीपन था। जुओफान की आंखों में कोई चमक नहीं बची थी, एकदम मुर्दा। तभी एक झुर्रीदार हाथ उसके कंधे पर आकर टिका। जुओफान ने पलक तक नहीं झपकाई, मानो चेतना से पूरी तरह कट चुका हो। एक हल्की सी मुस्कान उभरी और एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। हाँ हाँ हाँ, लौट आए। मैंने कहा था ना, इस अंधेरे में फिर मत आना। यहाँ जो एक बार डूबता है फिर कभी लौट नहीं पाता। जुओफान ने धीरे से गर्दन घुमाई, आवाज में जड़ता। तुम कौन हो? उसने एक छाया सा चेहरा देखा, धुंधले अंधकार में, जैसे कुछ पहचाना हुआ। तुम, वो। बूढ़े ने सिर हिलाया। अंधेरे में उसके सफ़ेद दांत चमके। हाँ, मैं वही हूँ। पिछली बार भी आया था, जब तुम मरने के कगार पर थे। हर बार जब तुम यहाँ आते हो मैं तुम्हें रोकने आता हूँ, लेकिन इस बार हालात और भी खतरनाक हैं। तुम्हारा दिल और तुम्हारी इच्छा दोनों मर चुकी हैं। जुओफान ने धीमे से कहा, माफ़ करना, तुम्हें फिर से मेरी ये हालत देखनी पड़ी।
तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं हूं कौन? कोई ज़रूरत नहीं, जानकर भी क्या फ़ायदा। जुओफान की आवाज़ बेजान थी, उसकी आंखों में ऐसा अकेलापन जैसे वो अब इंसान ही न रहा हो, बस एक खाली खोल। बूढ़े ने धीरे से सिर झटक दिया। मौत की इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने ही उस लड़की की जान बचाने में तुम्हारी मदद की थी। अगर उससे दोबारा मिलना है तो जिंदा रहो, सेक्रेड डोमेन में उससे मिलो। क्या? जुओफान जैसे बिजली सा कांप उठा। बूढ़े की परछाई अब फीकी होने लगी थी, लेकिन उसके चारों ओर इंद्रधनुषी आभा मंडरा रही थी। याद है ना, मैंने तुमसे कहा था, जिससे प्रेम करते हो उसे पूरी तरह स्वीकार करना सीखो। मैं भी यही कर रहा हूं। मैं तुम्हें यूं खोते नहीं देख सकता। पर अब शायद ये मेरी आखिरी बार होगी। अब आगे तुम्हें मैं नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए अपना ख्याल खुद रखना जुओफान। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गया और फिर अंधकार में कहीं खो गया। सीनियर! जुओफान एक झटके में उठ बैठा, जैसे किसी बुरे सपने से जागा हो। चावेर ने खुशी से छलांग लगा दी। डैड, यूर बैक! सी आओ खिलखिलाकर हंसा। अरे बच्चे, आखिरकार उठ ही गए। बस थोड़ी बहुत खरोंचे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। थकावट के मारे बेहोश हो गए थे, पर पूरे 7 दिन तक तुम बेसुध पड़े थे। मैं तो डर ही गया था कि तुम कभी उठोगे ही नहीं, और अब देखो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जुओफान की नजरें धुंधली हुईं। उसने अपने माथे को छुआ, जहां सील लगी थी। पर जो बात सबसे ज्यादा उसे कचोट रही थी, वो थी चिंगचेंग की ऊर्जा की अनुपस्थिति। वो झट से बोला, चिंगचेंग, सीनियर सी आओ, चिंगचेंग कहाँ है? सी आओ ने कहा, तुम उस लड़की की बात कर रहे हो, उसे तुमने ही बचाया था। थोड़ा सुकून लो। मैंने? जुओफान अचंभे से चौंका। सी आओ ने उसकी उलझी नजरों को देख मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बचाने के लिए उसने थंडर फ्लेम को खुद में समा लिया। उसकी आत्मा मिटने ही वाली थी, तभी तुम्हारे भीतर से एक सॉवरेन पाथ निकला, जिसने उसकी आत्मा के बचे खुचे हिस्से को नष्ट होने से बचा लिया। वो इकलौता इकलौता सहारा था जो उसे आसपास की आम आध्यात्मिक ऊर्जा में घुलने से रोक रहा था। जुओफान के माथे पर लकीरें गहराईं, चेहरा सफेद और डगमगाया। सॉवरेन पाथ? वो तो बस सॉवरेन स्टेज की अंतिम कला मानी जाती है, जिससे कोई अमर हो सकता है। पर वो मेरे पास कैसे? तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल नहीं। पता होता तो कब का इस्तेमाल कर लेता। यूं हर जगह भटकता क्यों? सीएओ ने कंधे उचकाए। तो फिर मुझसे भी कम समझ हो तुम्हें। कहा जाता है कि सिर्फ 10 सॉवरेन्स ही सॉवरेन पाथ चला सकते हैं। एक डाओ की शुरुआत कर रहा लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? क्या तुम्हारे भीतर कोई सॉवरेन छुपा था जो तुम्हारी जान बचा रहा था? हाँ हाँ, कमाल की सुरक्षा मिली है तुम्हें बच्चे। अब बताओ, असली तुम हो कौन? जुओफान का मन सवालों से भर गया, पर फिर उस धुंधले वृद्ध की याद आई। क्या वो हमेशा से मेरी रक्षा कर रहा था? पर कौन था वो, और सिर्फ तब क्यों आता है जब मैं मरने की कगार पर होता हूँ? पर जवाब कोई नहीं था, केवल सवाल, जिन्हें वो अब के लिए किनारे रख चुका था। उसने जल्दबाजी में पूछा, चिंगचेंग की आत्मा अब कहाँ है? सी आओ ने कहा, सेक्रेट डोमेन में फेंक दी। सेक्रेट डोमेन? सी आओ हंसा। हाँ बच्चे, तुम्हारी और उस लड़की की किस्मत सच में कमाल की है। क्या तुम्हें पता था कि नॉर्थ सी का सेक्रेट डोमेन से संबंध है? जुओफान सोचने लगा। ड्रैगन एंसेस्टर के नक्शे में नॉर्थ सी के पास एक वर्ल्ड विंड टनल था, पर इसकी सटीक जगह मुझे नहीं मालूम थी। सीएओ ने आंखें चमकाईं। तो सुनो, हेवनली रीबर्थ लेक के बारे में। जुओफान का दिल धड़कने लगा। वो झील जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पुनर्जन्म संभव है। सेक्रेट डोमेन में वो तो बस एक कहानी जैसी थी, पर 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स पढ़ने के बाद पता चला वो रीबर्थ सॉवरेन का स्थान था, जहां समय और स्थान भी बदल जाते थे। बस आत्मा की एक झलक भी हो तो जीवन फिर से शुरू किया जा सकता है।
लेकिन उसकी सीमा इतनी कठिन है कि केवल चुने हुए ही अंदर जा सकते हैं। दूसरे 9 सॉवरेन्स के एनलाइटनमेंट स्पॉट्स भी ऐसे ही थे, पर ऐसा चमत्कार यहाँ होगा, ये कौन सोच सकता था। सी आओ ने सिर हिलाया। हर सॉवरेन की अपनी अनोखी शक्ति होती है, अपना स्थान। कोई और उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हो सकता है तुम्हारे थंडर फ्लेम और डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के कारण उस झील की सीमा में एक दरार बनी हो। अब सोचो कि चिंग चेंग को वही मौका मिला जिससे वो पुनर्जन्म ले सके, वरना उसकी आत्मा का एक टुकड़ा बचा था। वो या तो अपंग बन जाती या फिर मर जाती। जुओ फान ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से मुस्कुराया। इसलिए उस सीनियर ने कहा था, जिंदा रहो, सेक्रेट डोमेन में उससे मिलो, चिंग चेंग वहीं है और मैं ज़रूर पहुंचूंगा। पर वो वृद्ध कौन था? वो सॉवरेन मेरे भीतर कैसे आया और क्यों? सब कुछ दांव पर लगाकर मेरी मदद की। चाहे कुछ भी हो, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बस सवाल ये है, क्या कभी उसे वापस देख पाऊंगा? जुओफान की आंखों में चमक लौटी, चेहरे पर फिर से जिंदगी थी। वो अभी भी जीवित है और मेरा इंतजार कर रही है। जुओफान ने एक गहरी सांस ली और अब उसके भीतर मौत का सन्नाटा नहीं, बल्कि प्रेम और उम्मीद की आग जलने लगी। अब सेक्रेट डोमेन जाने का कारण सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि मोहब्बत भी था। हम तभी एक हल्की सी गूंज हुई। जुओफैन का ध्यान खिंचा। वो जान गया कि ये आवाज़ वॉल्टिंग डिमोनिक सोर्ड से आ रही है। उसकी तलवार पर अब भी ब्लेजिंग ब्लैक थंडर फ्लेम जल रही थी। सी आओ ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, लगता है इसे अब दर्द हो रहा है। तुम तो एक हफ्ते तक आराम कर रहे थे और ये तलवार तब से जल रही थी। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे पास इतनी बेवकूफ़ी भरी सोर्ड स्पिरिट आई कहाँ से? ये 6th ग्रेड सेक्रेड वेपन सोर्ड सॉवरेन ने 5 खतरे वाले क्षेत्रों की दुर्लभ खानों से बनाई थी। तुम्हारी थंडर फ्लेम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाकी 3 तलवारें तो सिर्फ 1 घंटे में राख हो गईं, पर यह तलवार पूरे 7 दिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद को जलाती रही। बेवकूफ़ी की हद। हम्मा तलवार जोर से कांपी, जैसे सीएओ की बातों का विरोध कर रही हो। जोफान ने तलवार की भावना को महसूस किया और मुस्कराया। मैं समझ गया, तुम्हारे इरादे बहुत ऊंचे हैं, तो चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? सिया आओ हक्का बक्का रह गया। जुओफान ने छावेर से अपनी अंगूठी ली और उसकी हथेलियों में सेक्रेड स्टोन्स की चमक फूटी। वो हवा में उड़ा और बर्फीली धरती को चीरते हुए नीचे उतर गया, एक नई राह की ओर। सी आओ एक तरफ खड़ा देख रहा था। 6 घंटे में ही जुओफान ने पूरे क्षेत्र में एक जटिल अरे खड़ा कर दिया। सी एओ ने दांत किटकिटाए। रिफाइनिंग अरे? किस लिए? जुओफान हंसा। सीनियर, अब बताने की ज़रूरत है क्या? ऑब्वियसली रिफाइनिंग के लिए। उसने इशारा किया और वॉल्टिंग डिमोनिक सोर्ड फुर्ती से अरे में कूद गई। बाकी 3 डिवाइन सोर्ड्स भी उसके पीछे पीछे उड़ती हुई अंदर चली गईं। जोफान अब पूरी तरह ध्यानमग्न था। उसने हाथों से ताबड़तोड़ सील्स बनाए और जोर से पुकारा, Heaven, earth, mystical and nature, earth, water, wind and fire, with the thunder flame as medium force swords unite with my sword spirit controlling the shift. Boom! उसके हाथ की आखिरी मुहर ने पूरी अरे को हिलाकर रख दिया, जैसे पूरा क्षेत्र एक साथ थर्रा उठा हो। थंडर फ्लेम डिमोनिक सोर्ड से बहती हुई अरे के अंदर समा गई और वहां से तेजी से फैलने लगी, मानो आकाश को भी चीर देगी। चारों सेक्रेट सोर्ड्स अब उस ब्लैक ब्लेज में लिपटी हुई धीरे धीरे पिघलने लगी। सी आओ अवाक रह गया। बच्चे, सेक्रेट वेपन्स रिफाइन करने की काबिलियत है तुम में? उसकी आवाज़ में स्तब्धता थी। ये 6th ग्रेड सेक्रेट वेपन्स हैं, सोर्ड सॉवरेन ने खुद बनाए थे, और तुम सोचते हो तुम इन्हें रिफाइन कर लोगे? जोफान ने सिर हिलाया। नहीं सीनियर, मेरी रिफाइनिंग उनके आगे कुछ नहीं।
पर मैं इन हथियारों को रिफाइन नहीं कर रहा, मैं तो बस इन्हें एकजुट कर रहा हूँ मेरी सोर्ड स्पिरिट की इच्छा पूरी करने के लिए। सी आओ ने तीखा ताना मारा। इम्पॉसिबल। सोर्ड सॉवरेन ने 5 सेक्रेड बीस्ट पावर से इन्हें बनाया था। मैंने खुद उसकी मदद की थी उन्हें जुटाने में। उसने भी यही सोचा था, 5 शक्तियों को एक कर एक सॉवरेन वेपन बनाए, पर पावर्स की आपसी टकराव ने सब नष्ट कर दिया। अब तुम सोचते हो कि जहां वो असफल हुआ तुम वहां सफल हो जाओगे। जुओफान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया और दोनों हथेलियां सामने फैलाईं। ब्लैक एनर्जी की लहरें अरे की ओर भेजते हुए बोला, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। वुश। स्याह रात जैसा घना अंधकार अरे पर छा गया। चारों डिवाइन सोर्ड्स अब थंडर फ्लेम की पीड़ा से ट्विस्टेड हो चुकी थीं। डेमोनिक सोर्ड से एक रक्तमय स्कारलेट प्रकाश फूटा जिसने बाकी तीनों सोर्ड्स को अपने भीतर समेट लिया। थंडर फ्लेम और ब्लैक डिमोनिक एनर्जी उन तलवारों को गलाने लगे और उस भयानक लाल एनर्जी बबल के भीतर तीनों तलवारें एक रूप लेने लगीं, एक काली तलवार के रूप में। सिया ओ मुंह खोले खड़ा रहा। काफ़ी देर बाद जाकर बोला, मैं तो भूल ही गया था तुमने 5 सेक्रेड बीस्ट पावर्स को एक किया था, तो भला सेक्रेड वेपन्स को मेल्ट करना तुम्हारे लिए मुश्किल कैसे हो सकता है। साधारण अग्नि इन हथियारों को छू भी नहीं सकती, पर तुम्हारी थंडर फ्लेम इस संसार की सुप्रीम फ्लेम है और तुमने उसे मेल्ट करने में और डिमोनिक मेथड से उनके स्टाइल्स को जोड़ने में वो हासिल किया है जो सोर्ड सॉवरेन नहीं कर सका। बच्चे, तुम वाकई कुछ खास हो। हम्मा एक तेज गूंज हुई और इन्फर्नो के बीच से एक काली तलवार निकली जिसके ऊपर नीली, लाल, हरी और सुनहरी धारियां थीं। जुओफान ने उस तलवार को थामा। एक नई शक्ति से लिपटा हुआ उसके हाथों में अब एक नई सॉवरेन ब्लेड थी। जुओफान मुस्कुराया, ये मेरा नहीं, 9 सेरेनिटी सॉवरेन और सोर्ड सॉवरेन का काम है। मैं तो बस उन दिग्गजों के कंधों पर खड़ा हूँ। फिर वो सीएओ की ओर मुड़ा। सीनियर सीएओ, आज जो आपने मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे सेक्रेड डोमेन लौटना है। फेयरवेल। और हवा में उसकी नई तलवार ने एक रोशनी सी काट दी, जैसे उसका सफ़र अब किसी और ऊंचाई की ओर बढ़ चला हो। जुओफान, कहाँ हो तुम जुओफान? नॉर्थ सी का किनारा, जहां अभी कुछ ही समय पहले एक क्रूर और खूनी युद्ध हुआ था, बर्बादी का एक मूक चित्र बना हुआ था। सी ब्राइट सेक्ट के बचे हुए शिष्य टूटे हुए ढांचों को समेटने में जुटे थे, लेकिन किनारे पर कुछ ही लोग थे जो समंदर की ओर जाते हुए नाम पुकारते जा रहे थे, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद की एक आखिरी लौ। लुओ युनचांग, शुआंगर और उनके साथी हर तरफ तलाश रहे थे एक खोए हुए इंसान को, जुओफान को। लुओ युनहाई एक ओर चल रहा था, आंखें समंदर की विशाल लहरों पर। गहरी सांस लेकर बोला, ब्रदर जुओ, हमने तो अभी अभी जाना कि तुम जिंदा हो, अब तुम फिर कहाँ चले गए? लुओ युनचांग ने अपने आंसू पोंछे। ये इंसान हर बार मरा हुआ निकलता है और फिर ऐसे ही गायब भी हो जाता है। अगर बहुत व्यस्त हो तो कम से कम एक खबर ही भेज दो। हमेशा दिल तोड़कर क्यों जाते हो? शुआंगेर ने धीरे से उसे रुमाल थमाया। लुओ युनहाई ने उसे ढाढ़स दिया। दीदी, दुखी मत हो। ब्रदर जो की किस्मत बहुत बड़ी है, इस बार भी वो ज़रूर सलामत होंगे। अच्छों की किस्मत होती है, दुष्टों की नहीं। एक तीखी आवाज़ गूंजी और सभी की नज़रें उस ओर घूम गईं। वो एक सुंदर, गरिमामयी युवती थी, लेकिन आंखों में ठंडक और शब्दों में बर्फ की धार। लुओ युनचांग की आंखें अंगारे सी जल उठीं। जुओफान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? न पता है जिंदा है या मरा, तुम्हें तब भी उसे कोसने से चैन नहीं मिलता। मुरोंगशुए ने गहरी सांस ली। उसका भाग्य कोई रहस्य नहीं, समंदर का राक्षस सी डीमन जिससे पूरा संसार कांपता है। उसके पंजे के नीचे वो राक्षस अब शायद मिट चुका है।
उसके पाप भारी थे। मैं और कुछ नहीं कहूँगी, बस यही चाहूँगी कि कोई और उसके जैसे खून और अंधकार के रास्ते पर न चले। अरे बस करो अब। लो युनचांग गुस्से में हाथ हिला रही थी। श्वांगर ने बीच में आकर समझाया, भूल गई हो क्या हम यहाँ क्यों आए हैं? ब्रदर मुरोंग और मेरे पिता अब भी लापता हैं। तभी एक नौजवान ओयांग चांगचिंग दौड़ता आया। सिस्टर शुए, यनर, वहाँ कुछ नहीं मिला। तुम्हारे तरफ क्या हाल है? मुरोंग शुए ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, बस दूर क्षितिज को देखती रही। अच्छाई और बुराई का साथ कभी नहीं हो सकता। वो राक्षस जा चुका है, लेकिन उसके पाप पूरी दुनिया जानती है। तुम सुनना न चाहो तो क्या पूरी दुनिया चुप हो जाएगी? रुको। लुओ युनहाई ने रास्ता रोका। आंखों में चमक, लहजे में ठहराव। वो सीधा मुरोंग सुए की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, मिस, तुमने जुओफन को जाना ही नहीं और उसे दोषी ठहराया। वो मेरे बड़े भाई हैं, लुओ क्लैन के स्टीवर्ड। क्लैन हेड होते हुए तुम्हारे इस आरोप को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तुमने उन्हें राक्षस कहा, क्यों? नचा, मुरोंग सुए ने तल्खी से कहा, तुम उनके भाई हो तो मैं भी हूँ। पीछे से ओयांग चांगचिंग, अरे हटो जरा। मुरोंग सुए ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी मृत व्यक्ति की बुराई नहीं कर रही, बस सच्चाई कह रही हूँ। अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो उसकी करतूतें। अर्शा की उसने सेंट्रल एरिया की घटनाओं का जिक्र किया, जुओफान की चालों और उसके फैसलों का। सुनने के बाद लुओ युनहाई ने ठंडी हंसी हंसी। सेंट्रल एरिया हमारा दुश्मन था। ब्रदर जुओ चारों तरफ से घिरा था। क्या आत्मरक्षा करना अपराध है? अगर हाँ, तो फिर तुम बताओ, तुम्हारी मुरोंग क्लैन और बाकी चारों लैंड लीडर्स में कोई निर्दोष है? मुरोंग सुए ने डांटते हुए कहा, उसने निर्दोष मर्चेंट्स को भी मारा। लुओ युनहाई ने बेरुखी से कहा, जो ताकतवर के साथ चिपके रहते हैं उन्हें साथ ही गिरने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर वो जाने वक्त से पहले चली गईं। जहां तुम जीवन देखती हो मैं न्याय देखता हूं। उसकी आवाज कड़क थी। उनके हाथ भी क्या वाकई साफ थे? कितने मासूम वो मर्चेंट थे जिन्होंने दौलत और ताकत के बल पर दूसरों को कुचला। ब्रदर जुओ ने जो किया वो स्वर्ग की ओर से न्याय था। मुरोंग सुए ने गुस्से में कहा, वो कोई स्वर्ग नहीं तो किस हक से वो दूसरों को सजा दे? लुओ युनहाई ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तुम कौन हो जो तय करोगी कि कौन पापी है और कौन नहीं? तुम्हारा धर्म भी उतना ही पक्षपाती है जितना तुम्हारा न्याय। मुरोंग सुए चुप रह गई। पहली बार। पीछे से जुगे चांगफंग मुस्कुराया। क्लैन हेड की राजनीति अब पक रही है। वो आगे आया और बोला, मिस, मैं कभी प्राइम मिनिस्टर था। राजनीति और व्यापार में लाशें बिछी होती हैं। मुरोंग क्लैन एक धर्मपंथी परिवार है, पर तुमने सिर्फ लाशें देखी, उन घटनाओं की जड़ नहीं। जुओफान न्यायप्रिय था। मुरोंग सुए चिल्लाई, जिन लाशों को तुम न्याय कहते हो वो उसकी साजिश का हिस्सा थीं। लुओ युनहाई की आंखें अब सख्त हो गईं। कमांडर तुओबा प्रेजेंट। तुओबा टेशन ने कमान संभालते हुए कहा, बताओ, हमारे बीच का रिश्ता 12 साल पहले क्या था? शत्रु। जुओफान के साथ शत्रु। युद्ध हुआ, नतीजा? तियान्यू के युद्ध में मेरी करारी हार हुई। मेरी फौज टूटी, अफसर मारे गए, मैं हार कर गिर पड़ा। मेरे करियर का अंत वहीं हुआ। तो नफरत करते हो उनसे? तुओबा हंसा, एक योद्धा कभी दुश्मन से नफरत नहीं करता। लड़ाई हारना कमजोरी है, नफरत नहीं। जुओफान से मेरी हार मेरा सम्मान है। मुझे उनसे बस दोबारा भिड़ने की चाह है, ना कम ना ज्यादा। नॉर्थ सी की हवाओं में अब तल्खी कम थी और जुओफान की छवि
एक बार फिर जी उठी थी उनकी आंखों और यादों में। अब समझ आया तुम्हें? लुओ युनहाई की आंखों में एक तीखी चिंगारी थी। युद्ध के मैदान में जहां खून बहता है और तलवारें बोलती हैं, वहां न अच्छाई होती है न बुराई, बस जीत और हार होती है। जो उस युद्ध में उतरता है उसे पहले ही मौत के लिए तैयार रहना होता है। और इस बार हमने जीत हासिल की। भाई जुओ की न्यायपूर्ण योजना ने हमें विजय दिलाई और कोई भी अब उन्हें पापी या दुष्ट कहने की हिम्मत न करे। अगर तुम्हें युद्ध बुरा लगता है तो सुनो उसकी असली परिभाषा क्या होती है। एक जोरदार हाथ के इशारे से उसने नक्शा हवा में उड़ा दिया जो मुरोंग शुए के सामने तैरने लगा। भाई झुओ की योजना के कारण युद्ध सिर्फ उत्तरी भूमि तक सीमित रहा। बाकी 3 क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रहे। भले ही दुश्मन की सेनाएं भीतर तक घुस आईं, पर झुओ भाई की रणनीति ने उन्हें हमेशा चलता रखा। वे कहीं भी टिके नहीं, इसलिए आम लोगों पर असर नहीं पड़ा। और तुम दक्षिण की नेता, वापस जाकर देखो, क्या वहां एक भी तिनका छुआ गया था? यहाँ तक कि जब युद्ध उत्तरी भूमि की धरती पर छिड़ा, हमने अग्रिम पंक्ति संभाली। आम लोगों को नहीं छुआ गया। युद्ध खत्म हुआ और लोग उसी तरह जीते रहे जैसे पहले। यह सब भाई जुओ की योजना का नतीजा था और यही सच्चा न्याय होता है। मुरोंग शुए के चेहरे पर हलचल हुई। वह बुदबुदाई, पर उनकी योजना में कितने लोग मारे गए? अगर वह ना होते तो शायद इतना खून खराबा नहीं होता। लुओ युनहाई ने एक लंबा सांस खींचा, फिर गरज उठा, क्या तुमने कुछ नहीं सुना? भाई झुओ ने सिर्फ उन्हीं को मारा जो इसमें शामिल थे। एक भी निर्दोष नहीं मारा गया। उसकी आंखों में आंच उठने लगी। सच कहूं तो चारों क्षेत्रों और केंद्रीय भूमि के बीच यह युद्ध सिर्फ हमारे अपने स्वार्थों का संघर्ष था। जितने भी मरे, सबने खुद के लिए युद्ध किया। असली पाप तब होता जब हम निर्दोषों को इसमें घसीटते। क्या उन्होंने हमारे अच्छे समय में कुछ पाया? क्या उन्हें हमारे बुरे वक्त का कोई मुआवजा मिला? नहीं। तो फिर हम उन्हें क्यों अपने युद्ध का हिस्सा बनाएं? फिर वह थोड़ी देर रुका और एक सवाल फेंका, सोचो, तुम एक रथ चला रही हो जिसे एक आध्यात्मिक जानवर खींच रहा है। आगे सड़क पर 6 बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा पेड़ के पीछे छिपा है। अगर तुम मुड़ती हो तो वो अकेला बच्चा मर जाएगा। क्या तुम उसे कुचलोगी या उन 6 को? मैं मुरोंग शुए की जबान लड़खड़ा गई। लुओ युनहाई ने उसकी बात काट दी। मैं बताता हूँ, तुम सिर्फ गिनती देखती हो, इसलिए अकेले बच्चे की जान लेती ताकि बाकी बच जाए। लेकिन भाई जुओ ऐसा नहीं करते। वो उन 6 बच्चों को कुचलते क्योंकि गलती उनकी थी। दोषियों को दंड और निर्दोष को रक्षा, यही है न्याय। हमारी इस लड़ाई में भी यही बात लागू होती है। एक भी निर्दोष जान युद्ध में गई होती तो वही असली पाप होता। जो मरे वो सब उसी खेल के खिलाड़ी थे, और जब हर कोई अपने लिए लड़े तो किसी को शिकायत का हक नहीं। मुरोंग शुए स्तब्ध रह गई थी। उसकी जुबान जड़ हो गई थी। वो बस युनहाई को घूरती रही जैसे किसी सच्चाई को पहली बार देखा हो। लुओ युनहाई की आंखें अब भी सख्त थीं। मैं जानता हूँ भाई जुओ कोई संत नहीं, वो एक शैतान है, पर ऐसा शैतान जिसे मैं पूरे दिल से सम्मान देता हूँ। वो कभी किसी नेक दिल को नहीं छूता। राक्षस सिर्फ राक्षसों से लड़ते हैं। मेरे लिए वो स्वर्ग का न्याय है, पापियों के लिए दंड। तो अगली बार जब तुम उसे बुरा कहने जाओ, पहले अपने न्याय और दया की समझ पर सवाल करना, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे मासूम ख्यालों की कोई जगह नहीं है। आम चैन से आमता है। आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जो लोग बुक ऑफ स्पीयर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल का नाम वहां मेंशन कर दें। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान